हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। प्रीवियस वीडियो में हम 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे और नेक्स्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये डिसिप्लिन 3 के क्वेश्चंस हैं, यानी कि हम कहें कि हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेंडल प्रपोज 2 जनरल रूल्स टू कंसोलिडेट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। द लॉ कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है दोस्तों। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से जो उसने कंक्लूजन निकाले या जो दो लॉ बनाए वो जनरल लॉ से लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन। ठीक है, तो इसमें 1 एंड 2 ठीक है दोनों करेक्ट हो जाएंगे, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर्व इम्पल्स आर कैरिड फ्रॉम आई टू ब्रेन बाय द, ये ऑप्टिक नर्व का काम है। आँख से ब्रेन तक कौन सी नर्व? ऑप्टिक नर्व। ठीक है, नर्व इम्पल्स। देन थर्ड क्वेश्चन है, विदाउट एसोसिएटिंग transiently with initiation factor and termination factor rho, the RNA polymerase is only capable of catalyzing which of the following process। देखिए यहाँ पे साफ पूछ रहा है कि RNA polymerase का काम क्या है। अगर हम अल्फा को ये सिग्मा और रो फैक्टर को अगर हम छोड़ दें तो RNA polymerase का काम क्या है। तो देखिए ये इनिशिएशन के लिए है और ये टर्मिनेशन के लिए है। तो रो जो मतलब मैं कहूँ आपसे कि जो बचा वो क्या बचा? एलोंगेशन। तो इनिशिएशन हो चुका, ये किसने कराया? सिग्मा ने। टर्मिनेशन का इसने रो फैक्टर ने। तो एलोंगेशन का काम बचता है, तो ओनली 2। ठीक है, ये करेक्ट आंसर चला जाएगा। देन न्यूरॉन विद मैनी शॉर्ट डेंड्राइट्स एंड अ सिंगल लॉन्ग एक्सोन इज, देखिए जिसमें शॉर्ट डेंड्राइट बहुत सारी और एक सिंगल एक्सोन है। यही डायग्राम याद करिए हम अपनी कॉपीज़ में बनाते थे। ठीक है, जितने भी आपने न्यूरॉन के डायग्राम अपनी कॉपीज़ में बनाए दोस्तों अब तक, वो सब हम मल्टी पोलर न्यूरॉन्स बनाते थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा? मल्टीपोलर। ठीक है, जो बाईपोलर न्यूरॉन्स होती हैं दोस्तों उसमें एक सिंगल एक्सोन और एक सिंगल डेंड्राइट्स रहती है। ठीक, ये मल्टीपोलर बनाते थे, कई सारी डेंड्राइट्स और एक सिंगल लॉन्ग एक्सोन। देन फिफ्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस का प्रोसेस क्या होता है दोस्तों? प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें आपको सेकंड ऑप्शन दिख जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये देख सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। देन नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन दोस्तों, डैश इज द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी। ओव्यूलेशन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए सेकेंडरी oocyte का ओवरी से निकलना क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। इसके बाद बचता कौन है? ग्रेफिन फॉलिकल, फिर आप जानते हैं। ठीक है, उसमें एंट्रम कैविटी होती है। देन वो ग्रेफिन फॉलिकल आप जानते हैं कि बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं प्रोजेस्टेरोन वगैरह, ठीक है, उनको आप कह सकते हैं फॉर्मेशन, उनकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, कॉर्पस लूटियम, ठीक है, जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग जब पढ़ेंगे इसको ओव्यूलेशन की प्रोसेस को तो आपको समझ में आ जाएगी। देन नेक्स्ट है, द जनरेटिव सेल ऑफ द पॉलन ग्रेन डिवाइड्स टू फॉर्म। जनरेटिव सेल दोस्तों जो पॉलन ग्रेन की होती है वो क्या बनाती है? 2 मेल गैमेट्स बनाती है। ठीक है, अगर आपको याद हो क्लास 10th की बात, तो आपको पता होगी कि जो जनरेटिव सेल है, ठीक है, वो 2 मेल गैमेट बनाती है और वो पॉलन ट्यूब के थ्रू कहाँ तक पहुँचते हैं? ओवरी तक पहुँचते हैं। ठीक है, जहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन अगर आपको पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 मेल गैमेट्स वहाँ बनते हैं दोस्तों, है ना। एक एग के साथ फ्यूज़ करता है, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल मीजरिंग अबाउट। दोस्तों ये थोड़ा क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। 25 से 50 माइक्रोमीटर्स तक इनका डायमीटर रहता है पॉलन ग्रेन्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ द टेस्टिस आर कॉल्ड एज। लेडिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा नाम क्या है इनका? नाम इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए सर्टोली सेल्स, ये नर्व सेल्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं। ठीक है, ये भी मैचुरेशन कराती हैं, हेल्प कराती हैं टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन में। लेकिन यहाँ पे जो सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, वो लेडिक सेल्स हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय। दोस्तों ऑक्सीटोसिन न्यूरोहाइपोफाइसिस से सिक्रेट हो रहा है। 2 ही न्यूरोहाइपोफाइसिस से सिक्रेट होते हैं हार्मोन्स, एक तो ऑक्सीटोसिन, दूसरा है वैसोप्रेसिन।
ठीक है, ADH के नाम से भी हम जानते हैं। तो ध्यान रखना, न्यूरो हाइपोफाइसिस से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और जनरली न्यूरो हाइपोफाइसिस ही पूछा जाता है। और दूसरा है ADH, ठीक है, यानी कि वैसोप्रेसिन। उस हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है दोस्तों, डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। मिलेटस किसकी वजह से होता है, इंसुलिन हार्मोन की वजह से, और डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है ADH या वैसोप्रेसिन की कमी से दोस्तों, ठीक। देन क्वेश्चन 11th, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ठीक है, is produced by prostate gland, is present only if a successful fertilization has occurred। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होने वाला है दोस्तों। बिगिन टू प्रोड्यूस 4 मंथ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये गलत है बिल्कुल। कॉर्पस लूटियम से बिल्कुल नहीं दोस्तों। जो HCG होता है, जिसे हम ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन बोलते हैं दोस्तों, ये प्रेगनेंसी का इंडिकेटर होता है। जो प्रेगनेंसी किट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, वो इसी हार्मोन के मतलब इसी हार्मोन को इंडिकेट करती हैं, और उससे हम पता लगाते हैं कि वेदर अ फीमेल इज़ प्रेग्नेंट और नॉट, ठीक। तो ये HCG का ही काम है दोस्तों। तो ये तभी प्रेजेंट होता है जब सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है दोस्तों, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12th, जीन is the unit of inheritance that control a specific trait or character and may also be expressed in alternative form। ये alleles बोलते हैं दोस्तों। alternative forms of genes are known as alleles। बस इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, सतन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो सिंपल है दोस्तों, ठीक है। जो सतन ने बोवेरी के साथ मिलकर के जो थ्योरी दी है वो क्या, क्रोमोसोमल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इन्होंने बताया क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के बारे में विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, ठीक है, और इसी को हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं दोस्तों। इन्होंने ये बताया कि जो मेंडल की जीन वाला कॉन्सेप्ट है वो क्रोमोसोम्स पर भी अप्लाई होता है दोस्तों। जैसे जीन सेग्रीगेट होती हैं वैसे क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं। आप क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस डिटेल में पढ़ सकते हैं दोस्तों। देन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो अभी एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का क्वेश्चन आया था, मेगास्पोरोजेनेसिस, सब एक ही चैप्टर से उठा लिया दोस्तों, बहुत सिंपल है ये भी। देन क्वेश्चन नंबर 15 है, सेल्स फाउंड इन द choroid plexus that secrete cerebrospinal fluid are, ये एपेंडाइमल सेल्स होती हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। एपेंडाइमल सेल्स जो होती हैं ये सिक्रीट करती हैं दोस्तों सेरेब्रल फ्लूइड को। और कहाँ प्रेजेंट होती हैं ये सेल्स, कोरोइड प्लेक्सस में, ठीक है दोस्तों। देन क्वेश्चन नंबर 16, cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। सिनोसेटिक कंडीशन होती है दोस्तों। सिनोसेटिक मतलब देर आर सो मैनी न्यूक्लियस, मोर देन वन न्यूक्लियस, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, पॉली एम्ब्रियोनी मीन्स क्या होता है, अकरेंस ऑफ सिंगल। देखो ये तो नाम से ही पता लग रहा है, पॉली मतलब कई सारे एम्ब्रियो, ठीक है। तो कौन सा आंसर जाएगा, थर्ड वाला, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सीड। बहुत सिंपल था ये। देन 18 देखिए, एंट्रम, अभी मैंने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया आपको एंट्रम कैविटी के बारे में। एंट्रम क्या है दोस्तों, एंट्रम कैविटी किस में मिलेगी आपको, ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर, ठीक है, ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर। देन विच ऑफ ये ग्रेफिन फॉलिकल को ही हम टर्शियर फॉलिकल भी बोलते हैं, टर्शरी फॉलिकल भी बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्रेफिन फॉलिकल को टर्शरी फॉलिकल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग विच पार्ट ऑफ द पोलन ग्रेन कंटेन स्पोरोपोलन एक्साइन। बहुत सिंपल है दोस्तों, ठीक है। एक्साइन जो होती है बाहर की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, जिसे हम कहते हैं स्पोरोपोलन की बनी होती है, ये बहुत हार्डेस्ट मटेरियल है अर्थ पर, और इट कैन नॉट बी डिग्रेड बाई एनी एंजाइम, ठीक है। इसीलिए जो सीड्स होती हैं इसी की वजह से, स्पोरोपोलन की वजह से कई सालों तक, ठीक है, जिंदा रह पाती हैं, ठीक। The total DNA content in one complete set of chromosome including all the genes and other part of the DNA is called genome, ठीक है। जीनोम जो होता है दोस्तों वो टोटल DNA का कंटेंट होता है, ठीक है, इन कंप्लीट सेट ऑफ द क्रोमोसोम, तो उसको हम जीनोम बोलते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए डिसिप्लिन 3 के। अब डिसिप्लिन 4 की तरफ देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, इसमें से कौन हो सकता है
एलियन स्पीसीज ऑफ इन्वेशन बिल्कुल हो सकता है, को एक्सटेंशन बिल्कुल हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि देखो किसी भी बायोडाइवर्सिटी लॉस के जो कारण हैं उनमें से 2 दिए गए हैं, ये बाकी कारण भी होते हैं दोस्तों, ठीक है। उसमें आपके इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन्स हैं, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन्स हैं, ठीक है, और लॉस ऑफ हैबिटेट है। तो बायोडाइवर्सिटी के बहुत सारे रीज़न हैं जिसमें से ये 2 दे रखे हैं और ये दोनों ही सही हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। देखो -196 होता है, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो 196 डिग्री सेल्सियस माइनस का ये जो है ये क्रायो प्रिजर्वेशन होता है। ये एक्चुअल में क्या होती है क्रायो प्रिजर्वेशन? नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इसको किसमें -196 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है काम। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द अल्फा डाइवर्सिटी, ये क्वेश्चन 3 की बात कर रहे हैं। तो अल्फा डाइवर्सिटी क्या है दोस्तों? डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सेम हैबिटेट और कम्युनिटी, यही होती है वैसे अल्फा, बाकी भी देख लो। डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट शेयर, ये तो नहीं है। डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच हैज़ नो प्रेफरेंस फॉर शेयरिंग द सेम हैबिटेट, ये भी गलत है। तो ये है पहला वाला, डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सेम हैबिटेट और कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द सेकेंडरी ओसाइट ओव्यूलेटेड, ठीक है। ग्रेफिन फॉलिकल, ये देखो घुमा फिरा करके एक ही क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, ठीक है। ग्रेफिन फॉलिकल इसका करेक्ट आंसर जाएगा। देन नीलगिरी वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, और ये कौन सी ईयर में हुआ था? देखो फर्स्ट और लास्ट आप याद रखा करो, 1986 में हुआ था दोस्तों, ठीक है, एस्टेब्लिश। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इज यूज फॉर इकोनिया क्रेसिपिस। तो इकोनिया क्रेसिपिस जो होती है दोस्तों, ये बंगाल टेरर, ठीक है, ये बंगाल टेरर के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, क्लास चलती है दोस्तों। तो इसका आंसर जाएगा टेरर ऑफ बंगाल। देन प्रोसेस इन विच द 3 जर्म लेयर फॉर्म इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। इनमें 3 जर्म लेयर जो बनती हैं, तीनों जर्म लेयर के नाम आपको पता होना चाहिए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म दोस्तों। सिफिलिसिस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम। पहली बात तो ये जान लीजिए, जो सिफिलिसिस है ये कैसी है? एसटीडी डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। और ये किससे होती है दोस्तों? ट्रोपोनिमा पैलिडम नाम के प्रोटोजोआ से, ठीक है। देन नेक्स्ट, द प्रोसेस दैट sperm undergo in female genital tract of mammals before fertilization is called as, इसे कैपेसिटेशन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस बाय विच अ sperm undergo in the female genital tract दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड द मोस्ट ड्यू टू द फ्लोराइड। देखो फ्लोराइड वर्ड आ गया, टीथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं फ्लोराइड की कमी से या फ्लोराइड पॉल्यूशन से या एक्स्ट्रा फ्लोराइड से, वो कौन से हैं? टीथ से दोस्तों, है ना, टीथ है। फ्लोराइड कंटेंट अगर ज़्यादा है तो वो साफ साफ असर किस पर दिखाई देगा दोस्तों? टीथ पर दिखाई देगा ह्यूमन के। देन डैश इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय द कॉर्पस लूटियम इन द ओवरी फॉलोइंग ओव्यूलेशन। मैंने अभी बताया आपको प्रोजेस्ट्रॉन, घुमा फिरा करके देखिए एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछ लिया गया है ना। कॉर्पस लूटियम जो है वो मेनली क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोजेस्ट्रॉन। और क्यों करता है दोस्तों? टू मेंटेन द एंडोमीट्रियम वॉल ऑफ द ओवेरी, जो ओवरी की अंदर की वॉल है जिसे हम एंडोमीट्रियम बोलते हैं दोस्तों, उसको बनाने के लिए, जिससे प्रॉपर इम्प्लांटेशन हो सके जाइगोट का, ठीक है। यानी कि जो जाइगोट है वो इम्प्लांट हो सके वहाँ पर, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं। और प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है? जो अंदर की वॉल होती है यूट्रस की, एंडोमीट्रियम, उसको बनाता है, ठीक है। देन या उसकी थिकनिंग करता है। देन क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एफएसएच फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो वो क्या होता है दोस्तों? जीएनआरएच, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, लिविंग फॉसिल टर्म रेफर टू अ, तो लिविंग फॉसिल जो टर्म है हम किसके लिए यूज़ करते हैं? पढ़ लेते हैं। लाइफ लाइक फॉसिल, नो, ठीक है। लिविंग एनिमल विच इज़ अबाउट टू फॉसिलाइज्ड, ये भी गलत है दोस्तों। फॉसिल फॉर्म्ड फ्रॉम अ लिविंग एनिमल, नहीं। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो सम वेरी प्रिमिटिव कैरेक्टर, यस, ठीक है। इसमें लिविंग फॉसिल्स के आप एग्जांपल भी देख सकते हैं ना, यूग्लिना है जैसे लिविंग फॉसिल है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि इसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, या हमारे जो आर्की बैक्टीरिया हैं उनको हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रिमिटिव बैक्टीरिया के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। तो फोर्थ आंसर करेक्ट जाएगा। 14 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग गैसेस। इसमें ये देखो, ये मैं प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया था, ठीक है, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से डिस्कस किए थे, यानी 2014 का जो हमने टीजीटी का पेपर सॉल्व किया था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था। तो इसमें क्या पूछा गया, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी और नाइट्रस ऑक्साइड, इन चारों गैसेस को आपको दिया हुआ है और आपको अरेंज करना है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू द टोटल ग्लोबल वार्मिंग। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है उसको सबसे पहले रखना है, और जो सबसे कम करना है उसको लास्ट में रखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है दोस्तों, मीथेन सेकंड पे है, ठीक है, थर्ड पे आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रहते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड सबसे कम है जो कि ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है। तो इसका जो जो सीक्वेंस जाएगा वो ABCD जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन स्पेसिएशन। तो इसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज जो मेन फैक्टर है, ठीक है, स्पेसीज बनने का, वो क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज वाज कॉज ड्यू टू फिश कंटेमिनेशन विद मरकरी। दोस्तों ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, 2014 का जो पेपर था उसी में मैंने आपको ये डिस्कस किया था। ब्लू बेबी सिंड्रोम अगर आपको याद हो तो वहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से था। अभी आप ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात नहीं है, मरकरी की। तो हाँ, मैंने आपको बताया था कि मरकरी से जो होने वाली जो डिजीज़ है ना, वो मिनीमाता है, ठीक है ना, मिनामाता, ठीक है, जापानीज़ नेम है ये, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, मरकरी से क्या है, मिनामाता, ठीक। देन ये इताई इताई वाली भी मैंने आपको बताई थी अगर आपको याद हो तो दोस्तों, ये कैडमियम की वजह से है। ये तीन याद रखनी है, नाइट्रस वाली, कैडमियम वाली, और एक ये मरकरी वाली, ठीक है दोस्तों। देन 17th, फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एग मोस्ट ऑफन टेक्स प्लेस इन, ठीक है। देखो दोस्तों, एम्फुला पार्ट में होता है हमेशा फर्टिलाइजेशन, ये क्लास 10th में पढ़ा दिया जाता है। एम्फुला वाला जो, इसमें 3 पार्ट हैं फैलोपियन ट्यूब के, इस्थमस, ठीक है, जिससे कि स्पर्म अंदर आता है दोस्तों। एम्फुला जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, और जहाँ एग्स स्टोर होते हैं उसके बाद होता है इनफंडिबुलम, ठीक है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनफंडिबुलम। तो ये फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हैं, इस्थमस, एम्फुला, इनफंडिबुलम। तो इसमें फर्टिलाइजेशन किस में होता है, एम्फुला में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ओनली फॉर थ्रेटन्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसमें से कौन सा है दोस्तों, एक्सी2 कंजर्वेशन, ठीक है। एक्सी2 कंजर्वेशन जो होता है वो किसके अंडर होता है, ये भी मैं अब आपको बता चुका हूँ, अंडर ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन इंटरफेरेंस के अंदर होता है। ह्यूमन्स इंटरफेरेंस जहाँ रहेगा, ठीक है, ऐसे जो कंजर्वेशन है बायोडाइवर्सिटी की जिसमें कि ह्यूमन का इंटरफेरेंस रहेगा, वो क्या है, एक्सी2। क्या क्या आ जाते हैं इसके अंदर, इसमें जू आ जाते हैं दोस्तों, है ना। इसके अलावा इसमें सीड बैंक्स आ जाते हैं, ठीक है, हर्बेरियम वगैरह आ जाते हैं। तो एक्सी2 कंजर्वेशन में आते हैं सब, ठीक है। जो थ्रेटेंड स्पीसीज़ हैं प्लांट्स और एनिमल की, उनको कंजर्व करने के लिए ऐसा होता है। देन सीलोम इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम, सीलोम देखिए आप जानते हैं मीजोडर्म से बनती है, ठीक है। जिसमें मीजोडर्म नहीं है, ठीक है, वो एसीलोमेट्स में आते हैं, ठीक है। लेकिन प्लेटेहेलमिन्थीज में सीलोम नहीं होती, फिर भी वहाँ मीजोडर्म होती है, बिकॉज दे आर फ्लैट। तो ये एक एक्सेप्शन है, बाकी तो आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस वाले डिसिप्लिन का, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू कैटेगराइज द स्पीसीज विच इज एट द हाइएस्ट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन ईयर। तो उनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखते हैं अपन लोग, जो हाइएस्ट रिस्क पे हैं, ठीक है, एक्सटेंशन के कगार पर है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आपका 40 क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए। नेक्स्ट 40 मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।